कुछ रिलेशन, ठीक है। जैसे आपका पहला जो रिलेशन था, रिलेशन इन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड किसके बीच का था? टॉर्क के बीच का था। तो भैया आपका आया था ये टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा। अल्फा क्या है भैया? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर मैंने दूसरा रिलेशन कराया था, रिलेशन इन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये याद होगा आपको, ये आया था आपका आई ओमेगा। क्या आया था? आई ओमेगा। एक रिलेशन और कराया था, रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनके बीच में भी रिलेशन लिखवाया था, और वो आया था आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा ओमेगा ये सारे क्या है भैया? एंगुलर एक्सेलरेशन है और एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहां पे बता दूं आई क्या है? एमओ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये अलग अलग बॉडी का अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पर क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा आपके यहां पर, सॉरी, हाँ, आई अल्फा और ओमेगा आपके ये थे यहाँ, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में रिलेशन करवाया था, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा इसका, और इससे इसकी दूरी क्या है? r है। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो क्या था? m r स्क्वायर। क्या था? ऐसे ही अगर आपको एक बॉडी का मास पता है, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन बताया था। क्या बताया था? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम कैसे लिखते हैं? ये एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, m1 m2 mn। इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी rn है। तो इसका कुल इनर्शिया क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर m2 डॉट 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 mn rn स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि इसी बॉडी का इनर्शिया मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूं। ये है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वही मास होता है जो पूरी बॉडी का मास होता है, अगर आपको याद होगा। तो मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज द मास ऑफ बॉडी। और ये जो दूरी है ना सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसी को हम कहते हैं भैया रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहते हैं इसे? आपने इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी का इनर्शिया ये निकाला, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी का इनर्शिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या होगा? मास ऑफ सेंटर ऑफ मास वो उतना ही होता है जितना क्या होता है? पूरी बॉडी का होता है, इनटू में रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो आप देखोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगी? आइडेंटिकल रहेंगी। ये I1 मान लीजिए I1 है, और ये क्या है? I2 है। तो हेयर I1 इक्वल्स टू में I2, प्रोवाइडेड एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन, कह रहा है यदि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करते, यही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, तो आप चाहे हर पार्टिकल का मास लेकर के उसका इनर्शिया निकालिए, या सेंटर ऑफ मास के मास और सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वहां से आप इनर्शिया निकाले, दोनों की वैल्यू क्या सेम आएगी। यहीं से आपका आया था रेडियस ऑफ गायरेशन की मैंने कैलकुलेशन की थी। ये हुआ था लास्ट क्लास में, सबकी डेरिवेशन मैंने करा दी थी कि रेडियस ऑफ गायरेशन की डेरिवेशन क्या होगी और बाकी जितने भी रिलेशन है उनका क्या होगा, ठीक है भैया। अभी जो आज करने जा रहे हैं वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम की बात कर रहे हैं। तो भैया यहां पे ध्यान दीजिए भैया, जैसे मान लीजिए ये आपकी ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है भाई, बोली नहीं कोई भी। तो आपको पता है भैया किसी बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया क्या होता है, पहले पार्टी जितने पार्टिकल है सबका इनर्शिया निकाल कर क्या करो भैया, ऐड कर दो। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देता है जो पार्टिकल का अलग अलग तरीके से आता है। और एक बात ध्यान रखना, बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एम के स्क्वायर के बराबर होता है भैया। एम क्या होता है और के क्या है, अच्छा एम क्या है, मास है। किसका मास है, सेंटर ऑफ मास का मास है। और सेंटर ऑफ मास का मास उतना ही होता है जितना क्या होता है भैया, बॉडी का मास होता है। तो ये बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आपने m1r1 स्क्वायर ऐसे करके निकाला है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का मास, और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास की दूरी का स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इससे भी जो ऐसे इनर्शिया करके आ रहा है वो ऐसे भी आएगा, ठीक है। तो यहां से आप रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां से भी। बाकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का ये वाला फॉर्मूला भी है कि पहले पार्टिकल की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दूसरे पार्टिकल की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर, एनवे पार्टिकल की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर का मीन, क्या का अंडर रूट। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, क्या होती है इसे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, आरएमएस वैल्यू। यार आरएमएस वैल्यू अभी आपको पता लग जाएगा, आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा सर जब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैंने कहा अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात हो रही है। देखिए हम कुछ थ्योरम की बात करेंगे। जैसे आपको याद है कि मैंने बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप किसी बॉडी को उसके सेंटर से घुमा रहे हो, उस वक्त जो उसका इनर्शिया आएगा, अगर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी उसको कहीं और से घुमाओगे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसका नया इनर्शिया क्या होगा, तो इसके नए इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए यदि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हो तो बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, और जो नया वाला इनर्शिया आता है उसको बताने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल दो थ्योरम याद करनी है, थ्योरम डेरिवेशन से आउट हो चुकी है, केवल थ्योरम ही याद करनी है आपको, ठीक है भैया। उस थ्योरम की सहायता से आप किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से निकाल सकते हो। अभी हम निकालेंगे दो बॉडी का, ठीक है। वो आपकी दो थ्योरम है, एक को कहते हैं भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरी क्या होती है भैया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये है एमओआई निकालने के लिए, ठीक है भैया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक बॉडी का अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन रखोगे, उस केस में जब आपको जो नया एक्सिस आपने चुना है उससे नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इन दोनों थ्योरम का हमें इस्तेमाल करना है। खैर अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर हम बात, मैंने बोला भैया कि अलग अलग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जैसे भैया आपकी रिंग होगी, किसकी होगी, रिंग। रिंग के एक्सिस से, ये रिंग है, ये रिंग का एक्सिस है। तो अगर आप रिंग के ऐसे घुमाओगे, ठीक है, रिंग की रेडियस क्या है आर, रिंग का मास क्या है एम, रिंग का मास क्या है एम। तो भैया अगर रिंग को उसके एक्सिस से घुमा रहे, रिंग मतलब देखा होगा ना आपको, रिंग जो साइकिल की रिंग हो गई, नॉर्मल रिंग होगी, जब आप उसको एक्सिस से घुमाओगे, अगर उस रिंग का मास क्या है एम है, उसकी रेडियस आर है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस से एम आर स्क्वायर क्या होगा, वेयर एम क्या है, मास ऑफ रिंग, आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। दूसरा, ठीक है, अगर उसी रिंग को आप ऐसे डायमीटर के अलॉन्ग घुमाओ, डायमीटर मतलब ऐसा, ये रिंग है आपकी, उसको ऐसे घुमाओ, तो इस रिंग का जो इनर्शिया होगा अब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले आप एक्सिस से घुमा रहे थे तो क्या रहा था, हाफ एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर, और जब आप उसको डायमीटर के अलॉन्ग घुमाओगे, समझ गए, तो इसी रिंग का इनर्शिया जिसका मास एम था और रेडियस क्या थी, आर थी, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगला कह रहे भैया रिंग को अब कैसे घुमाना है,
ये रिंग है, उसको इस टेंजेंट से घुमाना है, ठीक है, इस टेंजेंट से घुमाना है ऐसे करके। तो जब आप इसी रिंग को, जिसकी मास क्या है m है, रेडियस क्या r है, उसको घुमा दो, उसका नया इनर्शिया क्या होगा, 3/2 mr²। क्या होगा, 3/2। देखो रिंग को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हो, तो उसका इनर्शिया क्या हो रहा है, सेम रिंग का चेंज होते आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नया इनर्शिया कैसे आया, तो हम पैरेललोग्राम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की सहायता से वो निकाल लेंगे। अभी मैं उसको अप्लाई करना बताता हूं आपको, ठीक है। अब मान लीजिए आपने डिस्क देखी, डिस्क, डिस्क मतलब थाली। अगर आप डिस्क को, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है, और यदि आप डिस्क को उसके एक्सिस से घुमाते हो, ये एक्सिस है, यहां से घुमाओगे, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका मास क्या है, एम है, तो इसका मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी डिस्क को आपने डायमीटर के अलॉन्ग घुमाया, ये डिस्क है, आपने इसको डायमीटर के अलॉन्ग घुमा दिया ऐसे करके, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। 1/4 मतलब इसकी अपोजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो बॉडी ना जल्दी घूमती है ना जल्दी रुकती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो बॉडी जल्दी से घूमना भी स्टार्ट कर देती है, जल्दी से रुक भी जाती है। तो हम देख रहे हैं उसी डिस्क को अगर मैं एक्सिस के अलॉन्ग घुमा रहा हूं तो एनर्जी आ रहा है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, और जब डायमीटर के अलॉन्ग घुमा रहा हूं तो 1/4 एम आर स्क्वायर। मास वही है, रेडियस वही है, बस हमने डायमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया। अगर आप इसी डिस्क को इस टेंजेंट के अलॉन्ग घुमाओ, ऐसे घुमाओ, रेडियस वही है, मास भी वही है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा इस बारी, 5/4 एम आर स्क्वायर। 5/4 एम आर स्क्वायर। अब देखिए भैया, ये तो हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप रोड को देखोगे, रोड रोड जानते हो ना, वहीं पे ना बराबर। यदि आप रोड को उसके मिडल से, ये रोड है आपकी, इसकी लंबाई क्या, एल है, ठीक है, और यदि आप इसके मिडल से इसको घुमाते हो, ठीक है, यदि आप इसके रोड को मिडल से घुमाते हो ऐसे करके, अरे यार, ऐसे घुमाते हो, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, 1/12 एम आर स्क्वायर। क्या होगा, 1/12 एम आर स्क्वायर। लेकिन आप इसी अगर रॉड को ऐसे घुमाते हो एक एंड से, ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो इसी रोड का इनर्शिया क्या होगा, 1/3 एम आर स्क्वायर। ये वाला इनर्शिया आपको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। जो जहां तक था, जो जो डायग्राम था उसको मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ और भी इनर्शिया मैं उसको बता रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, सिलेबस से बाहर है। ऐसी आपका रिंग हो गया। अब स्फीयर की बात है, बात है स्फीयर की। स्फीयर, अगर आप एक स्फीयर को देखोगे तो ये स्फीयर है आपका, ठीक है, ठीक है, और अगर आप स्फीयर के एक्सिस से घुमाओगे ऐसे करके, स्फीयर है, तो इसका इनर्शिया आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, एम क्या है इसका, मास, ठीक है, ये स्फीयर हो गया। फिर आप सिलेंडर देखोगे, सिलेंडर को देखोगे तो सिलेंडर क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगर आप सिलेंडर को ऐसे घुमाओगे उसके एक्सिस से, इसका रेडियस क्या है, आर है, और इसका मास क्या है, एम है। अगर आप यहां से घुमाते हो तो इसका इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर। क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। तो ये भैया आपके कुछ बॉडी के क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको याद करना है। पहले इन सब की जब मैं पढ़ता था तो सबकी डेरिवेशन थी,
कि कैसे निकले इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अभी आपको यहां पर नॉर्मली सिंपल क्या करना है, याद ही रखना है आपको कि किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या होगा। ठीक है, अबे कितने हैं ही मेरे से पूछ ले, एक तरफ से सारे बता दूंगा मैं, तू भी कर लेगा। डायग्राम मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में। अब बात करता हूं भैया, थ्योरम पहले ये भी सिलेबस में थी लेकिन अब है नहीं। थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास दो थ्योरम है, पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम, और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है भैया, दो थ्योरम है हमारे पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझते हैं जरा क्या करता है। तो भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, कोई सी भी बॉडी सकती है, मे बी रिंग, मे बी डिस्क, मे बी स्फीयर, कुछ भी हो, ठीक है, और ये कोई भी बॉडी है, मैं इसकी शेप भी ऐसी इरेगुलर कर देता हूं, हर बॉडी की अप्लाई होगी। ठीक है, तो भैया क्या हुआ कि ये बॉडी कैसी भी हो सकती है, 2D 3D जैसी भी हो, सब पे चलेगा ये मामला, सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये बॉडी है, ठीक, ये इस बॉडी का क्या है भैया, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, ये रहा पॉइंट। यहां से एक एक्सिस जा रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया I2, सॉरी I1 लिख दो। क्या लिख दो, जब आपने इस सेंटर मास से इसको घुमाया, इसका इनर्शिया क्या आ गया, I1, क्या आ गया, I1। अब हमने क्या किया कि अपना एक्सिस चेंज कर दिया, एक्सिस को इधर शिफ्ट कर लिया, अब हम इससे घुमा रहे हैं, तो इससे जो नया इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, I2, क्या आएगा। अच्छा, दोनों के बीच में दूरी हमें पता है, मान लीजिए दोनों के बीच में दूरी कितनी है, h, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, h। तो कह रहा है भैया इसका मास क्या है भैया, पूरी बॉडी का मास क्या है, m। तो कह रहा है जो I2 होगा, क्या होगा, यानी जो आपने नया एक्सिस लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, उसके अलोंग जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेंटर मास से पास होने वाले एक्सिस से जो इनर्शिया आया था, प्लस पूरी बॉडी का मास, और दोनों एक्सिस के बीच में जो दूरी है क्या है यहां पर, h है, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है भैया, I1 क्या है, वो एक्सिस जो I1 क्या है, इनर्शिया, उस एक्सिस से जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। I2 क्या है, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी अन्य पॉइंट से पास हो रहा है। अच्छा, दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये थ्योरम आप अप्लाई करके निकाल सकते हो I2 की वैल्यू, तभी आप निकाल पाओगे, क्योंकि I1 आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। I1 या I2 में से कोई एक चीज गिवन रहेगी, आपको दूसरी चीज पूछ लेगा। ठीक है, तो ये होगी, इसे कहते हैं भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं इसे, डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं भैया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। मान लीजिए इरेगुलर बॉडी है कोई, ठीक है, ये थ्योरम किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर इरेगुलर, कंडीशन क्या होनी चाहिए, बस आपको एक एक्सिस के थ्रू आपको इनर्शिया पता होनी चाहिए, दूसरा इस बॉडी का पूरा मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, और कंडीशन ये है कि दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आ रहे हैं भैया, ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, इस बॉडी को एक्स के लॉन्ग घुमाया, इसके लॉन्ग इनर्शिया कितना आया, आई एक्स, क्या आया। फिर मैं इस बॉडी को किसके लॉन्ग घुमाऊंगा, वाई एक्सिस मान लीजिए इसको, कोई फिक्स नहीं होता वाई मास, इसको ऐसे घुमाया, तो इसके लॉन्ग इनर्शिया कितना आया, आई वाई, एक्सिस चेंज, इनर्शिया चेंज। फिर मैं इसको कहां घुमा रहा हूं, जेड के लॉन्ग, तो इसके लॉन्ग कितना आया, आई जेड, कितना आया, ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो भैया देखा गया जो आई जेड है वो क्या है, आई एक्स प्लस आई वाई के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है भैया, तो ये आपके दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहां से आप किसी भी बॉडी का इनर्शिया निकाल सकते हो अलग अलग एक्सिस से। ठीक है भैया, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए दूसरे के परपेंडिकुलर, यहां पर दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल, यहां पर I1 पैरेलल टू I2, एंड यहां पर
आई एक्स परपेंडिकुलर टू आई, वाई परपेंडिकुलर टू आई, ये तभी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, ये दो थ्योरम है। अब चलो इसको अप्लाई करके हम निकालते हैं। एक इनर्शिया हमें पता है, ठीक है, यूज ऑफ थ्योरम ऑफ मोमेंट इनर्शिया, थ्योरम ऑफ एम आई। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इन थ्योरम का यूज करना बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक रिंग है, ये रिंग, इसके एक्सिस से मूवमेंट, इसका मास क्या है, एम है, और इसकी रेडियस क्या है, आर। इसके ये क्या है, ये एक्सिस है, तो जब आप इसके लॉन्ग इनर्शिया आपको दे रखा होगा, क्या होगा, एम आर स्क्वायर, क्या होगा, ये गिवन रहेगा आपको। ठीक है, गिवन है। हम चाहते भैया हम डायमीटर के लिए निकालें, एम ओ आई ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं रिंग का, किसके लॉन्ग, तो भैया आपकी रिंग है, ये है आपका एक्सिस जिसके लॉन्ग आपको पता ही इनर्शिया क्या है, क्या है, एम आर स्क्वायर, और आप चाहते हो डायमीटर से निकालना। तो डायमीटर तो ऐसे होते हैं ना, ये दोनों डायमीटर है वो, हाँ, ये हो गया भैया आपका एक्स हो गया, इसके लॉन्ग इनर्शिया क्या ले लिया मैंने, डायमीटर आई, ये भी डायमीटर है, लेकिन ये क्या हो गया, वाई हो गया। तो इसके लॉन्ग इनर्शिया भी क्या होगा, क्योंकि डायमीटर ही है तो इसके लॉन्ग इनर्शिया क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपको पता है कौन सी थ्योरम अप्लाई करूं, परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। तो वी नो आई जेड इक्वल्स टू मी आई एक्स प्लस आई जेड, क्या है, एम आर स्क्वायर, ये आई है, ये भी आई है, तो ये क्या होगा, 2i बराबर में एम आर स्क्वायर, तो आई को उसमें क्या होगा, हाफ, यही तो था, दिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग, देखो पीछे, और रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग क्या था, हाँ। चलो आप निकालते टेंजेंट से। तीसरा, एमओआई ऑफ रिंग अबाउट दी टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन। कह रहा भैया आप रिंग का मूवमेंट इनर्शिया निकालने आ रहे हो उस टेंजेंट से जो 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 क्या है, प्लेन के पैरेलल हो। तो भैया ये है आपका रिंग, ये है इसका प्लेन, ये ना प्लेन है ना इनका, रिंग के प्लेन के पैरेलल टेंजेंट का मतलब होता है ऐसा, ये है। ठीक है, अच्छा ये क्या है रिंग का, डायमीटर। अच्छा दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो रेडियस के बराबर। इसके लॉन्ग इनर्शिया आपको निकालना है, इसके लॉन्ग इनर्शिया आप जानते हो क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर। पूरी रिंग का मास क्या है, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, आर। तो ये आपका दूसरा एक्सिस है जो आपने लिया, पहला एक्सिस आपको गिवन था। तो आपको पता है आई टू किसके बराबर होगा, कौन सी दोनों, पैरेलल एक्सिस, क्योंकि दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल। आई वन प्लस एम एच स्क्वायर, एच क्या, दोनों के बीच की दूरी है, तो आई वन की वैल्यू क्या भैया, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास, पूरी रिंग का मास क्या, एम, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर। तो सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 3 mr² अपॉन में, यही तो था। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, एम आई ऑफ रिंग MOI of ring about the tangent, about the tangent perpendicular to the plane। देखिए टेंजेंट ऐसी भी होती है, ये रिंग है, भाई बोले नहीं मत कोई भी, ये रिंग है, ये रिंग है, आपको इस टेंजेंट के लॉन्ग निकालना है। ये टेंजेंट जो है वो रिंग के परपेंडिकुलर है, क्या है, आपको पता है ये एक्सिस है, इसके लॉन्ग इनर्शिया क्या होता है, इसके लॉन्ग इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर, क्या था, ये आपका आई वन था। आपने एक्सिस चेंज किया है,
आपको यहां से निकालना, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, हाँ, इस एक्सिस से निकालना आपको इनर्शिया। पहले यहां से कितना नहीं आया था, mr², इस रिंग का मास कितना है m। तो यहाँ पे कौन सी जरूर लगाऊ, दोनों पैरेलल है, तो I2 इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस, तो I क्या है, I1 क्या है, mr² प्लस, दोनों के बीच की दूरी किएगा और 2mr²। मतलब उस वो टेंजेंट जो कि परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, उससे मूवमेंट रेशियो बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब इस कंडीशन में तो जल्दी घूमेगी बॉडी ना जल्दी रुकेगी। बिल्कुल सेम आप इसी तरीके से किसी भी बॉडी का निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क का भी निकाल के लाना है। डिस्क का पूरा क्या है, डिस्क का, ये डिस्क है, ये इसका प्लेन है, और ये एक्स एक्सिस से लाइन पास हो रही है, यहां से आपने घुमाया तो इसका इनर्शिया क्या है, हाफ mr²। आपको कहां कहां से निकालना है, ये गिवन है, MOI ऑफ डिस्क अबाउट दी डायामीटर। तीसरा कौन सा निकालना है, MOI ऑफ डिस्क अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, ठीक है। और चौथा निकालना है MOI ऑफ डिस्क अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तीनों मैंने रिंग में लिखा है, तीनों आपको निकाल के लाना, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से एक स्फीयर है, ठीक है। यहां से आपको इनर्शिया दे रखा है, क्या है इनर्शिया, I इक्वल्स में 2/5 mr², वेयर m क्या मास है, r क्या इसकी रेडियस है। कह रहा है कि अगर मैं बताओ इस एक्सिस को घुमा दूं, इस एक्सिस से घुमा दूं, तो इसका इनर्शिया क्या होगा। तो I1 आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है, I2। तो I2 क्या होगा, कौन सी जगह, I1 प्लस बॉडी का मास, और दूरी कितनी है दोनों एक्सिस के बीच में, I1 क्या है, mr²। ये हो जाएगा आपका 7/5 mr², ये होगा इस पूरे स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कई बार निकालने के लिए पूछ जाए कि भैया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। पहला, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, सुन लीजिए। केस फर्स्ट है, इफ MOI क्या है, mr² ऑफ रिंग, रिंग का मूवमेंट इनिशियल क्या रखा है, mr² रखा है। आपको क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको पता है वी नो यही आई कब आने वाला है, जब आप m² करोगे, m² करोगे, तो ये वाला और ये वाला इनर्शिया दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो क्या होगा, सो I1 ये क्या है, I1 I2, I1 बराबर में क्या होगा, I1 क्या होगा, mr², और क्या होगा, m²। m से m कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर। ये आपका इस केस में जब आपका रिंग का मूवमेंट नीचे उसके एक्सिस से दिया होगा, तो उस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगी, रिंग के रेडियस के बराबर ही आएगी। दूसरे केस में कह रहा हूं, इफ MOI इक्वल्स टू में 2/5 mr² ऑफ रिंग। मान लीजिए, वैसे रिंग का तो बहुत रेयर चांस में ये इनर्शिया आता है, लेकिन कह रहा है अगर मान लीजिए इनर्शिया ये दे रखा है, ठीक है, इनर्शिया आपको ये दे रखा है, तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वीनो ये I1 है, ये I2, I2 क्या होगा, m² के बराबर होगा। तो हमें पता है भैया ये I1 I2 क्या होगा, एयर I1 बराबर में I2,
तो ये हो जाएगा आपका क्या ही, ठीक है। I1 क्या है, एम आर 2/5 mr² और ये क्या है mk²। एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या आने वाली है, a इक्वल्स टू √2/5 r। इस केस में आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, ये आ जाएगा। और मान लीजिए एक और देता हूं केस में, इफ I इक्वल्स टू में 2/5 3/6 mr² है ऑफ स्फीयर। मान लीजिए आपका स्फीयर में आपने कुछ ऐसी कंडीशन ली है कि उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या आ गया, ये आ गया, तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। तो वी नो I1 की वैल्यू किससे आ जाएगी, mk² से भी आ जाएगी। सो mk² इक्वल्स में क्या होगा 3/6 mr²। तो m से क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या होगी √3/6 r। काटा पीटी करो तो ये मतलब आपका किसी बॉडी का इनर्शिया दे रखा है, आप आसानी से वहां पे क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे टॉर्क कितना लग रहा है, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है रोटेटिंग, ठीक है भैया। कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या निकालना है, पीछे हमें पता भी है क्या, टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा होता है भाई। तो आई क्या होगा, टॉर्क अपॉन में अल्फा। टॉर्क कितना है भैया, 2 × 10⁻⁴ और अल्फा कितना है 4। तो 0.5 × 10⁻⁴ kg/मीटर² आ गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। जो पिछले रिलेशन करा रखे और जो अभी कुछ कराया तो उस पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद स्पीड ऑफ कितना है 54 किलोमीटर। अगर इसको आप 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5 घंटे में 18 से क्या करना पड़ेगा, 3 बार का, तो 15 मीटर पर सेकंड आगे इसकी लॉस। इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.5, व्हील की रेडियस कितनी है, तो ओमेगा क्या आपको याद है, वी नो वी इक्वल्स टू ओमेगा कराया था कल मैंने, वी इक्वल्स टू, तो ओमेगा क्या होगा वी अपॉन में आर। वी कितना है, ये आ गया ओमेगा आ गया, ठीक है। द रेडियस ऑफ व्हील इज व्हाट इज द एंगुलर नेगेटिव टॉर्क, अच्छा ट्रांसमिटेड टू ब्रेक टू व्हील। अच्छा अभी आगे भी है यार क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा आप ब्रेक अप्लाई करो तो पूरी गाड़ी कितनी देर में रुक जाती है, 15 सेकंड में। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 kg/s²। तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। अच्छा ये ओमेगा 1 है, ब्रेक लगाने के बाद ओमेगा 2 क्या होगा, रुक जाएगी गाड़ी, ये हो जाएगा। टाइम कितना लगा है, 15 सेकंड लगा। और इनर्शिया कितना रखा आपको 3 kg। आपको क्या निकालना है, टॉर्क क्या निकालना है, तो भैया टॉर्क क्या होता है आई अल्फा। आई तो दे रखा है, अल्फा नहीं दे रखा, तो अल्फा क्या होता है भैया, वी नो ओमेगा 2 इक्वल्स टू में ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। बोला हाँ, फर्स्ट इक्वेशन। ओमेगा 2 क्या है 0, ओमेगा 1 क्या है, क्या है ये रहा 3/7 × 10⁻⁴
प्लस अल्फा निकालना है, टाइम क्या है 15। इसको सॉल्व करोगे, अल्फा जो आएगा वो यहां से आएगा आपका -3/7 गुणे 10⁻−2 +2 डिवाइड बाय 15। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5 बार के ना, -1/35 इंटू 10⁻2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको अल्फा पता लग गया और आई आपको ये दे रखा है, ठीक है। यहां पर निकालोगे तो आपका टॉर्क आ जाएगा, आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है, अरे यार टाइम तो खत्म हो गया, चलो ठीक है, यहीं पे आज वाड़ी को बना देता हूँ, कल बाकी का करेंगे, कल लास्ट क्लास होगी चैप्टर की, ठीक है, खत्म हो जाएगा चैप्टर, कल आखिरी क्लास है, ठीक है। और भैया उम्मीद करूंगा कि कोई मिस नहीं करेगा क्लास को।